नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज सबसे पहले उस खबर के बारे में हमने आपको बताना जरूरी समझा है जिसकी वजह से पिछले 6 दशक में हमारा देश 3 पाकिस्तान की जितनी जमीन की बर्बादी झेल चुका है। इस नुकसान की वजह की जिम्मेदार है बाढ़। कहानी आपको उत्तर प्रदेश की दिखाने ले चलेंगे, जहां पहले सूखे की वजह से किसान परेशान हुआ, फिर अचानक हुई तेज बारिश के बाद नदियों में आए उफान ने अकेले यूपी के 18 जिलों को चपेट में लिया। बाढ़ आने के साथ ही हवाई दौरे शुरू होते हैं, बाढ़ की राहत सामग्री बांटी जाने लगती है, लेकिन नहीं हो पाता तो सिर्फ एक काम, बाढ़ का प्रबंधन कैसे मजबूत हो। नतीजा हर साल कभी आगे तो कभी पीछे बाढ़ आती है, जिसे प्राकृतिक आपदा मान लिया जाता है। लेकिन प्रकृति के इस प्रकोप से बचाने वाली एक बड़ी कोशिश क्यों नहीं हो पाती, इसी सवाल को जहन में रखकर यह रिपोर्ट देखकर दस्तक दीजिए। बच्चे को बचाने की ये तस्वीरें बलरामपुर जिले की, जहां बाढ़ के पानी को मजाक समझने की नादानी जिंदगी पर भारी पड़ जाती अगर उत्तर प्रदेश के इस पुलिसकर्मी ने तुरंत जान पर खेलकर बचाया ना होता। यूपी के 18 जिलों में बाढ़ के पानी में फंसी जनता की यह कहानी है, जहां सबसे ज्यादा प्रभावित जिले का नाम है बलरामपुर। कितने लोग हो भैया? यूपी के तराई इलाके में आने वाला जिला, जहां राहत की आस में छतों पर खड़े लोग इंतजार कर रहे हैं और दरवाजे पर ठिठक कर खड़े लोग देखते हैं कि कब घटेगा मुश्किलों का ये सैलाब। जनता की परेशानियों को सरकार समझती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने बाढ़ में डूबे जिलों, गांवों और लोगों की पीड़ा को देखने समझने के लिए पहले हवाई दौरा किया, फिर जमीन पर आकर पीड़ितों को राहत सामग्री बांटनी शुरू की और भरोसा दिया कि जनता को सूखे के बाद बाढ़ की दोहरी मार से राहत दी जाएगी। जिनकी फसल को नुकसान हुआ है सूखा से या बाढ़ से, उसका भी सर्वे का आदेश किया गया है। रिपोर्ट आते ही हम तत्काल उसके लिए भी आर्थिक सहायता सभी पीड़ित परिवारों को या जो भी बटाईदार हैं उनको सबको उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। देश के बहुत बड़े हिस्से में बाढ़ हर साल आती है, हर साल राहत के दावे होते हैं और कैंप लग जाते हैं, लेकिन क्या बाढ़ को प्रकृति का प्रकोप मानकर ही हर साल झेलना और भूल जाना ही सही है? जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट बताती हो कि बाढ़ अगर 1% बढ़ जाए तो देश के आर्थिक विकास को 3% डुबा देती है। बुखार की दवाएं हैं, तो ये पैरासिटामॉल है। किसी बच्चे को अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको आधी गोली देना है। फिर भी देश में बाढ़ को रोकने वाले प्रबंधन पर एक बड़ी नीति नहीं बन पाती। नतीजा यह, अकेले उत्तर प्रदेश के 18 जिले अक्टूबर की बारिश के बाद बाढ़ में घिर गए। अकेले उत्तर प्रदेश के 1400 गांवों को बाढ़ ने घेरा। यूपी में 12 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई। तब क्या यूं सिर्फ सरकारी हवाई दौरा बाढ़ की चुनौती को दूर कर सकता है, जहां जमीन पर आने के बाद आंकड़े गिनाए जाते हैं और जिम्मेदारी पानी पर छोड़ दी जाती है? लोगों का कहना है कि 37-38 सालों बाद इस प्रकार का बाढ़ और पानी नेपाल से आया है, जिसके कारण 302 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 150 के आसपास जलमग्न हुआ है। देश में कोई भी राज्य हो, बाढ़ के वक्त राहत के नाम पर थोड़ा राशन, भूजा, मोमबत्ती, दिया सलाई का पैकेट बनाकर बांटने को ही मैनेजमेंट मान लिया जाता है। बाढ़ से होने वाले देश के असली नुकसान को समझने की कोशिश नहीं होती। इसे ऐसे जानिए कि 8 लाख वर्ग किलोमीटर ये पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल है, जबकि 6 दशक में भारत के भीतर 24 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका बाढ़ से बर्बाद हुआ। यानी 3 पाकिस्तान के जितने जमीन सिर्फ बाढ़ ने 60 साल में भारत में खत्म कर दी। बाढ़ हर साल देश में इतनी तबाही मचाती आ रही है कि 67 साल के भीतर भारत में बाढ़ की वजह से 77 करोड़ घर डूबे। देश में अभी 33 करोड़ घर हैं, यानी 6 दशक में मौजूदा संख्या के 2 गुना से ज्यादा घरों को बाढ़ बर्बाद कर चुकी है। फिर भी चूंकि एक बड़ी नीति नहीं तो बाढ़ को नियत की देन मानकर
एक पल्ला झाड़ने की रवायत चली आ रही। नतीजा सीतापुर में देखिए, जहां दावा है कि 1 लाख की आबादी प्रभावित है। जनता घरों से सामान बटोरती है, नाव के सहारे किसी तरह बाहर सड़क तक आती है, अपने पशु भी बचा कर लाती है, फिर इंतजार करती है बाढ़ का या तो पानी उतरे या फिर सरकारी सहायता मिले। ये कमर के ऊपर पानी भरा है सब। हमारे इधर के तो सारे गांव डूब चुके हैं। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, हमको कुछ नहीं मिला ना। तो यहाँ पर कोई राशन प्रूफ कोई मिल जाते नहीं। इतने से आवत है, इतने गाड़ी ले भाग चले जाए। हम सबको बना के आगे आओ, वहाँ पर जाओ, वहाँ से ले चले जाते, फिर वापस घुमा ले जाते हैं गाड़ी। यहाँ पर हमको सबका कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जब देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने का सपना पूरा करने की भरसक कोशिश हो रही है, तो ध्यान रखिए, बाढ़ यूं ही आती रहेगी तो ये सपना भी डूबता उतरता रहेगा। वजह भी है, देश में 87,662 करोड़ रुपए का इलाका ही बाढ़ से 67 साल में बर्बाद हो चुका है। 67 साल में बाढ़ से देश में 43,717 करोड़ रुपए के घर तबाह हुए हैं। ये आंकड़े बढ़ते ही रहेंगे जब तक जनता बाढ़ की चपेट में आती रहेगी, अपना नुकसान उठाती रहेगी, घर बार डूबता देखती रहेगी, सड़क किनारे आकर रहने की मजबूरी होगी। वजह को समझ लीजिए, बाढ़ क्यों आती है? प्राकृतिक वजह है, जलवायु परिवर्तन, बारिश का पैटर्न बदलना, दूसरे देश की नदियों से पानी छोड़ा जाना। दूसरा कारण होता है मानवीय यानी अनियोजित विकास, जिससे तटों के किनारे बस्तियां बसती हैं, जंगल काटे जाते हैं, शहरों में अनियंत्रित विकास के साथ पानी को निकालने का सिस्टम तैयार नहीं होता। इन गलतियों की वजह से शहर भी डूबते हैं और गांव भी। नतीजा, खेत में भी बर्बादी होती है, घर में भी। खाना ना मिले, ना लकड़ी है, ना ईंधन है, सीधा है, ना पानी है, कुछ नहीं है। कपड़ा तो लोग नहीं रहेगा, सब बहेगा भैया। घर में देखिए छत रहा, तो छत के ऊपर कौन जान बचा है, और ना घर में रहेगा कुछ, न बाहर तो गई कि घर में कह रहा कि मोड़ में वो नहीं है। बाढ़ आती है तो जनता तक पहुंचने की कोशिश सरकार सिस्टम करते हैं, तब ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जैसे सिद्धार्थ नगर में आई। $200 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। सांसद जगदम्बिका पाल जनता के बीच पहुंचे। पुलिस अधिकारी तब जूता भीगने से बचने के लिए ट्रैक्टर पर चढ़े दिखे। सांसद जगदम्बिका पाल गुस्सा हो गए। जूता क्या बात है? हम लोग जूता चप्पल नहीं भीग रहा, क्या समझ खाना देख नहीं लायक। लोग कह रहे भीग निकला होते तो अब तक पानी भीग रहे होते। 3 दिन से आपको फोन कर रहे हैं नाव के लिए, एसडीएम नहीं दे रहा है। एसडीएम साहब से बात की, तो क्यों नहीं दिया एसडीएम ने? आपने कलेक्टर से कहा? एसडीएम साहब से बात किया, क्यों उन्होंने फिर आगे ऊपर नहीं कहा? यहाँ की स्थिति देख रहे हैं आप, बहुत खराब है। आए ना हमारे साथ, और अभी तक आप ट्रैक्टर बैठे हैं। मतलब जनता हमसे आके करी, हमसे भी कह उतर जाए यार, आप जनता के बीच के हो, हम लोग जनता के बीच के हो, आपको केवल जूता न भीगे, क्या किसी की सेवा कर रहे हैं? ठीक इसी तरह की कोशिश पिछले 6 दशक में बाढ़ के वक्त रही है, जहां पानी आने पर बचाव की कोशिश दिखाई जाती है, लेकिन पूरी कोशिश नहीं होती, जिसकी वजह से कच्चे मकान, झोपड़ियां डूबती हैं। ग्रामीण लोगों के पास सिवाय अपना डूबा घर छोड़कर सिर छुपाने का नया इंतजाम करने के कोई रास्ता नहीं बचता। नुकसान सिर्फ जनता का नहीं होता, देश का होता है। इसीलिए जरूरी है बाढ़ आने के बाद राहत सामग्री बांटने, हवाई दौरे करने, आपदा के वक्त जनता के बीच पहुंचने के साथ बेहद जरूरी है भारत में एक व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजना पर काम हो। आज तक ब्यूरो। संभव है कि इस वक्त बाढ़ की ये रिपोर्ट देखकर किसी ने सोचा हो कि इससे हमारा क्या रिश्ता। हमारे शहर में तो बाढ़ आती नहीं है, लेकिन आपके शहर, आपके घर तक महंगाई तो आती है। महंगाई के पीछे भी कहीं ना कहीं बाढ़ और बारिश वजह बनती है। सितंबर महीने में खाने पीने का सामान, सब्जियां, दाल ऐसे महंगा हुए कि खुदरा महंगाई दर और बढ़ गई। इसी हफ्ते की बात है, चेन्नई में शाम को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सब्जी खरीदती हुई दिखी, स्थानीय दुकानदार से बात करती दिखी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ, लोगों ने खूब कमेंट किए। अब शायद और भी कमेंट होने लगे, क्योंकि सब्जियों, दालों समेत खाने पीने के सामान की बढ़ी हुई कीमतों ने सितंबर महीने की खुदरा महंगाई दर में उछाल ला दिया। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.41% हो गई, जो अगस्त में 7% और जुलाई में 6.71% थी। अगर पिछले साल सितंबर के रिटेल इन्फ्लेशन से तुलना करें तो महंगाई दर, जो पिछले साल
सितंबर में 4.35% थी, वो खुदरा महंगाई दर अभी 7.41% हो गई। इसे बढ़ती महंगाई में आटा गीला ना कहें तो क्या कहें। त्योहार शुरू हो चुके हैं और आरबीआई की तमाम कोशिश के बाद महंगाई रुक नहीं रही। आग महंगाई की खाने पीने के सामान में लगी है। खाद्य महंगाई दर 8.60% पर जा पहुंची है, जो अगस्त में 7.62%, जुलाई में 6.75% थी। सब्जियों की महंगाई अगस्त के 13.23% से बढ़कर सितंबर में 18% के पार है। 9 महीने से आरबीआई की तय की हुई ऊपरी लक्ष्मण रेखा यानी 6% के दायरे से बाहर ही खुदरा महंगाई दर चल रही है, जिसको कंट्रोल करने के चक्कर में ही रिजर्व बैंक देश में आपकी ईएमआई पर असर डालने वाले रेपो रेट को धीरे धीरे करके 1.90% तक बढ़ा चुका है। यानी आपकी ईएमआई बढ़ी तो बढ़ी, महंगाई भी नहीं घटी। आज तक ब्यूरो। अब देश में करोड़ों लोगों को सावधान करने वाली दस्तक। हमारे देश में इस समय कई राज्यों में जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनके पास एक मैसेज आता है। इसमें लिखा रहता है कि आपने बिजली का बिल नहीं भरा है, आपका बिजली कनेक्शन कल रात इतने बजे तक काट दिया जाएगा। इसके बाद मैसेज में संपर्क करने के लिए एक मोबाइल नंबर नीचे लिखा रहता है। ऐसा मैसेज अगर आपके पास या आपके किसी भी जानने वाले के पास आता है तो ये रिपोर्ट देखिए और पूरी अंत तक देखिए, क्योंकि बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर आपके बैंक अकाउंट से आपकी जमा पूंजी को काट लेने वाले ये तरीका अपना रहे हैं। इसीलिए ये रिपोर्ट देखिए ताकि आपका नंबर न आए। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर ऐसे कैसे होने वाला है? सर आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64 हो गया भैया। पहले वो बैंक खाता बंद करने के नाम पर देश में जनता को लूटते रहे। पहले वो बैंक अकाउंट केवाईसी की फर्जी कॉल करके जनता का पैसा खाते से उड़ाते रहे। पहले वो डेबिट कार्ड ब्लॉक होने का डर दिखाकर आम आदमी के बैंक अकाउंट को खाली करते रहे। इस बार बिजली कनेक्शन कटने का डर एक मैसेज में दिखाकर जनता के बैंक अकाउंट को लूट लेने का प्लान बनाकर काम हो रहा है। इसीलिए ध्यान से देखिए। प्रिय उपभोक्ता, आपकी बिजली आज रात 11 बजे काट दी जाएगी क्योंकि आपका पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं हुआ। कृपया हमारे बिजली अफसर से इस मोबाइल नंबर पर तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद। अगर ऐसा मैसेज इन दिनों आपके पास, आपके बुजुर्ग माता पिता के पास, आपके किसी जानने वाले के पास आया तो ये रिपोर्ट देखिएगा, फिर तुरंत खुद सतर्क होकर सबको सावधान होने की दस्तक दीजिएगा, क्योंकि ठीक ऐसा ही मैसेज देश की राजधानी दिल्ली में आदेश गुप्ता, अनिरुद्ध गोयल, विनोद पंडिता और किरण सिंह जैसे सैकड़ों लोगों के मोबाइल इनबॉक्स में आया है। अब जो है शाम के टाइम मैसेज आया था 4-5 बजे या 6 बजे आया होगा कि जी आपकी बिजली कट जाएगी रात को 11 बजे और आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर से। तो मैंने नहीं किया कांटेक्ट क्योंकि मुझे मालूम था 3 साल पहले मैं लुट चुका हूँ, 1,70,000 गवा चुका हूँ। कैसे क्या वो पेटीएम केवाईसी करके एक फोन आया, वो मैसेज आया था कि इस नंबर पे फोन कर लो आपका पेटीएम ब्लॉक हो जाएगा। अब मेरे तो उसमें पैसे थे, मैंने उसे फोन कर लिया। उसने मुझे ऐसा उलझाया 1 रुपया ट्रांसफर करो, ये करो, वो करो, इस कार्ड से उस कार्ड से, और ऐसे करते करते मेरे अचानक डेबिट मैसेज आने लगे। 99,000 एक बैंक से डेबिट हो गए, दूसरी जगह से भी डेबिट हो गए। अनिरुद्ध गोयल समझदार है। उन्होंने बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर भेजे गए मैसेज में दिए नंबर पर कॉल नहीं किया। लेकिन जो लोग ऐसे मैसेज में दिए नंबर पर कॉल करते हैं, क्या वो साइबर फ्रॉड के नए बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं? जो भी लोग बिजली यूज़ करते हैं वो एकदम से बिना सोचे समझे, उसमें एक लिंक भी रहता है, एक नंबर रहता है जिस पर आपने कॉल करना होता है। वो लोग बिना सोचे समझे उस नंबर पे कॉल कर देते हैं इस डर से कि कहीं वो बिजली बंद ना हो जाए। ये लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडी है। काफ़ी लोगों को इस तरीके के मैसेज रिसीव हो रहे हैं। दिल्ली में साइबर सेल की डीसीपी जो नया तरीका साइबर अपराध का बता रहे हैं, हमने इसका पूरा खेल आपके लिए जाना है। साइबर फ्रॉड करने वाले यानी आपको मोबाइल पर फोन मैसेज करके आपका बैंक खाता लूटने वाले अपराधी अब क्या कर रहे हैं, ये जान लीजिए।
अपराधी सबसे पहले किसी आम नागरिक को बिजली कनेक्शन आज रात या कल रात काटे जाने का डर दिखाकर एक मैसेज भेजते हैं जिसमें एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है। अपराधी रात का वक्त जानबूझकर लिखते हैं ताकि मनोवैज्ञानिक रूप से आम आदमी को रात में बिजली काटे जाने का डर महसूस कराया जाए। आम आदमी अगर उस दिए नंबर पर कॉल करता है तो दूसरी तरफ से साइबर अपराधी खुद को बिजली विभाग की मेन ब्रांच या बिजली विभाग के किसी दफ्तर का अधिकारी या कर्मचारी कहता है और बताता है कि आपका बिल जमा नहीं है। आम आदमी अगर ये कहता है कि हमने तो पूरा बिल जमा कर रखा है, तो साइबर फ्रॉड करने वाला अपराधी कहेगा कि अरे बिल जमा तो है लेकिन सिस्टम में अपडेट नहीं है, एक बार बस प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 20 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए जमा कर दीजिए। आप अगर दोबारा बिजली बिल के तौर पर कुछ रकम जमा भी कर देंगे तो साइबर अपराधी फोन पर बिजली बिल अपडेट न होने का दावा करके फंसाता रहेगा। फिर वो शख्स न जाने कहां बैठा हो देश में, वो आपसे बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर दोबारा प्रोसेसिंग फीस जमा करने के लिए या किसी और तरीके से छोटी सी रकम जमा करने के नाम पर एक लिंक आपके मोबाइल में भेजेगा। वो आपके मोबाइल पर तब किसी ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन का दरअसल लिंक भेजेगा जिसको अगर आपने क्लिक किया और उसके कहे मुताबिक कुछ और स्टेप मोबाइल पर फॉलो कर लिए तो आपके मोबाइल का कंट्रोल उस अपराधी के हाथ में पहुंच जाएगा। इसके बाद वो नेट बैंकिंग के जरिए कहेगा कि आप 5 रुपए बस जमा कर दीजिए। आप मोबाइल से जैसे ही अपना खाता नंबर, पासवर्ड, OTP समेत दूसरी गोपनीय बैंक जानकारी डालेंगे, आपके मोबाइल पर अपना कंट्रोल कर चुका साइबर अपराधी सारी जानकारी लेकर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देगा। ऐसे तरीकों के लिए कुख्यात रहा है झारखंड का जामताड़ा, जिसके नाम पर तो वेब सीरीज तक बन चुकी है। साइबर एक्सपर्ट से आगे सुनिए ये तरीका क्या है। ऐप को इंस्टॉल कराएगा और ऐप में जो 9 डिजिट का जो नंबर होता है वो आपसे बोलेगा कि 9 डिजिट का नंबर है वो दे दीजिए। तो जैसे आप 9 डिजिट का जिस ऐप से मैंने नंबर लिया वो हमने एक्सेस कर लिया और वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे ये तो दूसरे सिस्टम के साथ वो बैठता है लोग और वो टोटल आपका एक्सेस करके टोटल पैसा निकाल देता है। बस इसी तरीके से देश में दावा है हजारों लोगों तक ये मैसेज भेजकर जाल बिछाया गया या बिछाया जा रहा है। कुछ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, शिकार हो चुके हैं, बैंक अकाउंट खाली करा चुके हैं। ऐसे अपराधियों की तलाश में अब पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है। इसमें हम लोगों ने कार्रवाई करी और इसमें हम लोगों ने करीब 22 स्टेट्स में रेड्स कर करीब 65 लोगों को पकड़ा है। इसमें जब हमने देखा तो हमने पाया कि इसमें करीब 200 कंप्लेंट्स लोगों ने कर रखी है और 500 हमारे सामने ऐसे इंस्टांसेस आए जहां पर ये चीटिंग हुई है। भारत वो देश है जहां 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 150 करोड़ बैंक खाते। भारत वो देश है जहां 78% लोगों के बैंक खाते हैं। भारत वो देश है जहां कुल 118 करोड़ मोबाइल यूजर है। बस उन्हीं लोगों को कोई साइबर अपराधी बिजली कनेक्शन कटने का डर दिखाकर या दूसरे तरीकों से न लूट पाए, इसके लिए सजग करने वाली दस्तक हम आगे भी देते रहेंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत कुमार, जामताड़ा आज तक। देश में 5G तकनीक का उद्घाटन होते ही अब 5G कनेक्शन के नाम पर भी साइबर अपराधी मैसेज भेजकर फोन को 5G में अपडेट करने के नाम पर जाल में फंसाने लगे हैं। ऐसे बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं, नए नए तरीके साइबर फ्रॉड के लिए आजमाए जाते हैं। जैसे किसी सोशल मीडिया अकाउंट से आपकी फोटो निकालकर आपके फ्रेंड लिस्ट के लोगों के पास संदेश भेजकर इमरजेंसी में तुरंत पैसों की मांग करेंगे। कोई पुरानी पॉलिसी को रिन्यू कराने की जरूरत बताकर आपसे प्रोसेसिंग फी के नाम पर छोटी सी रकम जमा करने के लिए मोबाइल पर लिंक भेजेंगे। सिर्फ बिजली कनेक्शन ही नहीं, पानी और LPG कनेक्शन कटने का डर दिखाकर भी मैसेज भेजकर साइबर फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। कोई लॉटरी जैकपॉट निकलने की बात करके आपको फंसाना चाहेंगे। नए नए तरीके ये अपराधी तो इजाद करते रहेंगे। जरूरी है कि आप सावधान रहें। जरूरी आपको यह भी जानना है कि आप या आपका कोई गलती से अगर इन साइबर अपराधियों के जाल में न फंसे और अगर फंस जाए तब क्या करें वो बताते हैं। पहले तो किसी भी तरीके से ऐसी जालसाजी वाले ऐप डाउनलोड करने से आप बचें। किसी भी लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है। किसी को भी अपने बैंक खाते, आधार कार्ड या पैन कार्ड की जानकारी आप बिल्कुल भी न दें। बिजली पानी कनेक्शन काटने वाले जालसाजी के मैसेज की स्पेलिंग चेक करें, उसी से आप पकड़ लेंगे कि ये सही है या फ्रॉड है।
ऐसे साइबर अपराध वाले नंबरों को ब्लॉक कर दें और रिपोर्ट करें। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले 1930 इस नंबर पर संपर्क करिए। आपको अपने साथ हुए फ्रॉड की डिटेल्स बतानी चाहिए। यह नंबर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। भारत सरकार की वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in। इसका सही से स्पेलिंग चेक करके आप इसे नोट कर लीजिए। इस पर अपनी शिकायत या तो हिंदी में या अंग्रेजी में आप लिखकर डाल सकते हैं। अपने बैंक और स्थानीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर भी पूरी जानकारी तुरंत दें। अगर गलती से आपने किसी को अपने बैंक खाते की जानकारी दे दी है तो तुरंत बैंक को सूचित कर दीजिए। ध्यान रखिए कि अगर आप पहले से सतर्क रहते हैं तो लापरवाही मत करिए, और अगर आप लापरवाही करते रहें तो अब कम से कम सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर अपराधी एक चूक से आपके बैंक खाते को साफ कर देंगे।